भैया जी कहन में आपका स्वागत है। रोज किसी न किसी अपने को हम खो देते हैं। जब सुबह उठते हैं तो फोन कॉल भी नहीं, अब तो पता भी जिस तरह से चलता है सबको, वो फेसबुक या कहीं से इत्तला आ जाती है बस। ऐसे ही अपने वरिष्ठ शेष नारायण जी को खो दिया। आप सब उनसे परिचित हैं और इलेक्शन के ज़माने में और इलेक्शन के समय में वो अपनी बेबाक टिप्पणी रखते थे। आप सब उनसे परिचित हैं, आज नहीं रहे। नमन करता हूं भैया जी कहीं की तरफ से, उन्हें श्रद्धा सुमन देता हूं। कुछ दिन पहले अरुण पांडे नहीं रहे। एक हंसता और बेबाक चेहरा, अपनी टिप्पणियों के लिए, अपनी सोच के लिए जाना जाने वाला, वो नहीं रहा। और एक और यंग सा लड़का विपिन, वो भी नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास थे और आजकल के हैं सिर्फ, जिनका इस कोरोना ने हमसे छीन लिया। और ऐसे तमाम सारे आप और हम और सब लोग शरीक हैं जिनके कोई ना कोई अपने रोज बिछड़ रहे हैं। दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, डर बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है, फिर इसके बीच में कोई रेखा खींचनी है। हमें आपके रोज इससे वाबस्ता होना है और कहीं ना कहीं इससे निकल के उभर के आने वाले समय को बेहतर बनाना है। ये बात किताबी नहीं है। जितना आप समझ रहे हैं उतना हम भी समझ रहे हैं और रोज समझ रहे हैं कि कैसे इससे निकला जाए, बाहर निकला जाए। लेकिन तभी कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जो बहुत निराश करती हैं। कालाबाजारी की, दवाओं की, बेड को लेकर पहले से ही उसे जब कहते हैं कि जैसे चुटकुला था वो, अब उसका जिक्र करना पड़ रहा है कि आप बस में ट्रेवल करते थे और एक कपड़ा रख देते थे और कहते थे कि हम जा रहे हैं और फिर जब लौटेंगे तो ये सीट मेरी है। वैसा ही कुछ हाल बेड को लेकर, गाजियाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे उधर दक्षिण, तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने काफी पैसे दे के अपने बेड रख रखे हैं और जो गरीब हम आप जैसे लोग हैं वो वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। दो ही लोग, या तो आपका इकबाल बहुत ज्यादा हो, नाम शोहरत हो, और या तो फिर आपके पास पैसा हो, तभी आप बचेंगे क्या। तमाम सारी खबरें हैं। इन सारी खबरों के बीच में मैं एक बार फिर से भैया जी कहीं का शुरुआत करता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। लेकिन कुछ इन सब के बीच में कुछ ऐसे शख्सियत हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं। कल एक शख्सियत से मिलाया था मैंने, आज एक और अपराजिता नोडल ऑफिसर हैं, अपराजिता वरुण, कोविड-19 के नोडल ऑफिसर हैं, पोस्टेड हैं फरीदाबाद में। बेहतरीन काम कर रही हैं, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और एक पायनियर इस वर्क इसलिए मैं कहूंगा, हालांकि कोई भी आईएएस ऑफिसर होगा वो इस समय अपनी कैपेसिटी में और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उदाहरण बनाते हैं। अपराजिता वरुण आज हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। उनका कार्य उल्लेखनीय इसलिए है कि इन्होंने न सिर्फ कालाबाजारी रोकी, बल्कि ऐसा चीजें स्ट्रीमलाइन की हैं अपने इलाके में कि जो दवाइयां हैं, जो बेड हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो स्ट्रीमलाइन किया है। आपको जरूरत है तो आपको मिल जाए। मैं सैल्यूट करता हूं अपराजिता, आपको, आपका स्वागत करता हूं। और आप जैसे ऑफिसर्स अगर आएंगे तो देश का बहुत मान होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, अपराजिता वरुण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अपराजिता। अपराजिता, मैंने खबरें देखी आपकी, आपका लोगों ने जिक्र किया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि आज आप आएंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है जब शेयर करेंगे, तो बहुत सारे वो लोग जो देख रहे हैं उनको लगता है कि कोई ऑफिसर कैसे काम कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ जो निराशा है वो थोड़ी सी धुंधली पड़ेगी। आपने जिस तरह से काम किया है, खास उसे दवाओं को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर 40,000 60,000 का आपने अपने यहाँ उसको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया, किस तरह से किया ये मैं जानना चाहता हूं। बेड को लेकर किस तरह से अवेलेबिलिटी जो है शो करती है, दिखाई देती है कि 400 500, जब वहां पहुंचो तो बेड ही नहीं मिलता, पता चला कि कहीं से पहले से ही उसको बुक कर दिया किसी ने। अपराजिता जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्रशंसनीय शब्द रखे मेरे लिए, जो शायद अतिशयोक्ति है, और इस कार्यक्रम में भी मुझे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फरीदाबाद में एज एन एसडीएम पोस्टेड हूँ फिलहाल, और मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। रेमडेसिविर के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जो स्ट्रगल हम आज जनता में देख रहे हैं, वह न केवल मैं एक ऑफिसर की तरह देख रही हूँ, बल्कि मैं एक सिटीजन की तरह भी महसूस कर चुकी हूँ।
मैं समझती हूँ कि सारे ऑफिसर्स जो आज दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, उनके भी घरों में कोई ना कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित है या था, और उन्होंने भी इस स्ट्रगल को वाह। फेस किया है एज अ पर्सन। तो मुझे फरीदाबाद में रेमडेसिविर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उसका नोडल ऑफिसर बनाया गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बनाया गया होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए। मेरा पहला अप्रोच ये था कि एक बार हम डिमांड और सप्लाई को अंडरस्टैंड करें। तो उसके लिए हमने एक पोर्टल का क्रिएशन किया, और हमें ये समझ में आया कि जो कालाबाजारी है उसको रोकने का तरीका ये है कि हॉस्पिटल्स को सीधे हमारे ड्रगिस्ट्स या स्टॉकिस्ट्स सप्लाई करें दवाई को, और कोई ओवर द काउंटर सेल न हो, जिसकी वजह से जो लोग खरीद कर उसको होल्ड कर रहे हैं और बाद में उसको ब्लैक में बेच रहे हैं, उसको रोकने के लिए। तो हमने एक पोर्टल बनाया जो हॉस्पिटल के जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं किसी मरीज के, वो खुद उस फॉर्म को पोर्टल के माध्यम से, उस गूगल फॉर्म के माध्यम से भरेंगे, और उसके बाद वो रिक्वेजिशन प्रशासन तक पहुंचेगी। जब हमें वो रिक्वेजिशन मिलेगी तो वो पेशेंट के नाम से मिलेगी, और उसमें ट्रीटिंग डॉक्टर्स की भी डिटेल्स होंगी, हॉस्पिटल्स की भी डिटेल्स पर्याप्त होंगी। उसको देखकर फिर हम अपने स्टॉक से सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने एकत्रित कर लिया और अपने अंडर ले लिया है, और उनके थ्रू फिर हम सप्लाई करेंगे उन हॉस्पिटल्स को। डायरेक्टली पेशेंट के नाम से रेमडेसिविर मिलेगी। तो ये प्रणाली कुछ समय से चली आ रही है और काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है सिस्टम। और रिक्विजिशन करने के बाद यदि आप आज रिक्विजिशन करते हैं तो पेशेंट के नाम से कल रेमडेसिविर अलॉट हो जाती है, और हॉस्पिटल पर्टिकुलर ड्रगिस्ट स्टॉकिस्ट से कलेक्ट कर लेता है, और फिर मतलब वो जो डिले टाइम है या जो भटकना है जनता का इधर उधर, वो काफी कम हो गया है, ऐसा हमने देखा है। सिमिलरली इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने ये करने की सिमिलर जी बताइए। जी 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 ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर दीजिए, पूरी बात कर दीजिए जी। हाँ, आप कह रही थे कुछ कंप्लीट कर दीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए गूगल फॉर्म बनाया है, जिसमें व्यक्ति अपनी SpO2 डिटेल्स अपनी फोटो के साथ, अपने पेशेंट के नाम वगैरह डिटेल्स के साथ, रेसिडेंशियल प्रूफ के साथ हमें सबमिट कर देगा, और उसको फिर टोकन दिया जाएगा। वो टोकन लेकर वो उस दिन आ जाएगा और उसकी ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो जाएगी। तो पहले हम ऐसा देख रहे थे कि बहुत कियोस्क था हमारे गैस प्लांट्स पे और गैस स्टेशन पे, और व्यक्ति को रात भर वेट करना पड़ रहा था, या 2-2 दिन तक उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा था। कोई सिस्टमेटाइज्ड हम नहीं कर पा रहे थे पहले, तो उसको सिस्टमेटाइज कर दिया गया है। अब जब उसे टोकन मिल जाएगा हमारी ओर से, तो वो आकर अपना सिलेंडर जो है रिफिल करवा सकता है। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि व्यक्ति को टोकन मिलने के अगले दिन वो सिलेंडर रिफिल करा ले रहा है, और लाइन में वेटिंग टाइम भी 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रह रहा है। बहुत अच्छा ये आपने स्ट्रीमलाइन किया, लेकिन एज अ ऑफिसर आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा जब आपने जहां तक कालाबाजारी दवाइयों को लेकर देखा कि कौन से वो लोग थे जो मुलविस थे या कहना चाहिए संलग्न थे, और वो किस तरह से इसकी होर्डिंग कर रहे थे और किस तरह से इसका ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी? एज ऑफिसर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सो दैट कि लोग उसको समझ सकें और कोई अगर इससे नज़ीर बन रही है तो उसको सीख सके? जी अपराजिता। कोई एक पर्टिकुलर तबका नहीं था त्रिवेदी जी जो इस चीज की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। बहुत प्रकार के लोग थे। हमने रात को रेड्स की हैं, 3 बजे 2 बजे अलग अलग जगहों पर रेड की हैं, अलग वेयर हाउसेज में रेड की हैं, जहां से भी हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। और वहां से हमें रेमडेसिविर कभी नकली सब मिली है, कभी होर्डेड रेमडेसिविर मिली है जो उनको होर्ड करने के लिए अलाउड नहीं थी। तो कई सारे हमें फेक नंबर्स भी सर्कुलेटेड मिले ऑनलाइन, उनको भी हमने पर्सनली कॉल करके वेरीफाई किया। उनमें हमने ये भी देखा कि वो जो नंबर्स बहुत ज्यादा चलन में हैं वो नकली रेमडेसिविर भी बेच रहे हैं, तो उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया। किसी एक तबके पर मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगी इसकी ब्लैक मार्केटिंग में, परंतु ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति कोई भी इसका शिकार होता है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकती हूँ कि अपने सीनियर्स के सपोर्ट से, अपने कलीग्स के गाइडेंस से, मतलब उनके साथ मिलकर काम जो हमने किया है वो ये है कि यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात सुन रहा है और आप हमें इन्फॉर्म करिए अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपको ऊंचे दामों पर बेची जा रही है दवाई, या फिर आपको लगता है कि जो दवाई आप प्रोक्योर कर रहे हैं वो आप
गलत दवाई है या आपको उसके डब्बे में कुछ प्रॉब्लम या खामियां दिखाई दें, आप कहीं से भी और प्रोक्योर कर रहे हैं, तो ओवर द काउंटर सेल तो मैं कहना चाहूंगी कि अलाउड ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई कालाबाजारी कर रहा है, तो जिला प्रशासन फरीदाबाद आपकी बात सुन रहा है, हम आपके लिए बैठे हैं और आप हमें इन्फॉर्म करें, ट्विटर के माध्यम से इन्फॉर्म करें, आप हमें कॉल करके इन्फॉर्म करें हमारी हेल्पलाइन पे, और हम उस पर त्वरित रूप से एक्शन जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता। आप नोडल ऑफिसर हैं कोविड-19 में। आज भैया जी कहीं में हमने आपको एक शख्सियत के कॉलम पे रखा और जिस तरह से एग्जाम्पलरी वर्क किया है आपने, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं सैल्यूट करता हूं भैया जी। कहीं के तमाम टीम की तरफ से आपके इस जो काम आपने किया है वो एक उदाहरण बनेगा और बहुत सारे लोगों के लिए नजीर भी बनेगा। थैंक यू सो मच। आपके भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करें और ऐसे ही नजीर बनाएं। थैंक यू सो मच अपराजिता, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ रुख करना चाहूंगा डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर एन माथुर आज हमारे साथ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग हियर। और आज डॉक्टर वर्षी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं नीति आयोग से। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आज साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और अपराजिता सारंगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आज तमाम सारी हिस्सों पे बात हो रही है डॉक्टर साहब। खास तौर से बच्चों को लेकर एक बात बहुत लोगों के दिमाग में घूम रही है कि अभी जो खबर आ रही है कि वो फरवरी में बात कही गई है कि शायद ट्रायल शुरू होंगे हिंदुस्तान में। और ये कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक ने ये बात बोला कि अगर इजाजत मिली तो फरवरी के आसपास। लेकिन लोगों को ये डर लग रहा है कि ये कब सेकंड और थर्ड के बीच का रेशियो कितना मार्जिनल है, कब पता नहीं चलेगा कि थर्ड है, ये कब पता चले सेकंड है, और कैसे कौन कहां इत्तला करेगा। मान लीजिए अगर ये पता चल जाए कि केसेस डाउन हो गए और उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद सितंबर के पास जब ये कहा जा रहा थर्ड वेव शुरू होगी, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होगा, बच्चों को लेकर कैसे सावधानियां बरती जाएं। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में कौंध रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एन माथुर जी, अभी ये थर्ड वेव के लिए ये स्पेकुलेशंस हैं। ये थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी ये अभी कोई तय नहीं है, या कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है। ये ऐसा सोच है कुछ लोगों की, और इसलिए अभी हम सेकंड वेव जो हम जिसमें हैं उस पर कंसंट्रेट करें, और वो ही काम बहुत बड़ा है हमारे लिए। और इस वक्त हम सेकंड वेव के पीक में हैं। ये नहीं पता कि वो पीक और ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन लास्ट 2-3 डेज में दिल्ली में थोड़ा सा कमी आई है। देश भर में कोई कमी नहीं आई है। अभी 4 लाख से ऊपर केस चल रहे हैं, और कुछ जगह केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ दिल्ली जैसी जगह एक दो जगह केसेस थोड़े। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जिसकी कल भी हम चर्चा कर रहे थे, और उर्वशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कल हमारे साथ बातचीत में शरीक थी, और सबसे ज्यादा चिंता आ रही है दिल्ली में जरूर कुछ कम देख रहे हैं, लेकिन जो गांव में कस्बों में केसेस बढ़ रहे हैं और वहां पे जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं ये भी कह रहा हूं कि डॉक्टर्स पर भी बहुत ज़्यादा काम का बोझ है, पैरामेडिकल स्टाफ पर भी बहुत जोर है, और अगर ये लंबा चला तो किस तरह से हम भरपाई कर पाएंगे, इसको भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी सवाल है, जो कि मैं लेके जाऊंगा उर्वशी जी के पास। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहां तक आपने इस बात का कहा कि किस तरह से इससे निपटा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फीवर आ रहा है और वो सबको लगता है कि कहीं ना कहीं लंग्स इन्वॉल्व हो जाएगा। किसी ने कहा जो नया वेरिएंट है वो 3 दिन दे रहा है, किसी ने कहा कि 7 दिन में कुछ असर है, दवाई कब कहां कैसे शुरू करें, इसको भी लेकर तमाम सारे सवाल लोगों के दिमाग में है। डॉक्टर एन माथुर जी, देखिए, ये हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है एक नोवेल कोरोना वायरस है। ये नई बीमारी है। हम अब 1.5 साल इसके अंदर हैं, लेकिन इसके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं। बाय एंड लार्ज डिजीज जो है वो एक जैसी ही है। उसके इंटेंसिटी, उसके अंदर जो मॉर्टेलिटी है या उसकी सीवियरिटी है वो चेंज होती रहती है स्ट्रेन के ऊपर, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो करीब करीब एक जैसे रहे हैं।
इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लंग्स का रहा है और बाकी सिस्टम का कम रहा है। और इसमें ये स्पेकुलेट करना कि बाद में और स्ट्रेन्स में क्या चेंजेस आएंगे और वो सिम्टम्स चेंज होंगे, ये मुश्किल है, लेकिन बाय एंड लार्ज सिम्टम्स यही रहेंगे, चाहे स्ट्रेन कोई भी हो, कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो लंग्स का ही। डॉक्टर साहब, अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि तीसरी लहर पर एक बड़ा दावा कह सकते हैं, और वो भी वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन साहब का, जिन्होंने कहा था कि तीसरी लहर जो इनविटेबल है वो आएगी, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम निपटेंगे सख्ती से तो हम उस पर काबू पा सकेंगे। अनंत भान जी का हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारा स्वागत है प्रोग्राम में। और उर्वशी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यही सवाल है कि क्या आप, जब हम कहते हैं सख्ती, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी यही सवाल रखूंगा और अनंत भान जी से भी यही सवाल है कि क्या अब हमारे पास तो ओनली तरीका जो वो है, मेथड है, वो ये कि हम कंप्लीटली लॉकडाउन लगा दें? उर्वशी, कैसे हम टैकल करें तीसरी लहर को? जब कहा जा रहा है कि हम अगर रिस्ट्रेन करें, चलिए मास्क लगाते हैं, डबल मास्क लगाते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, अभी हम सड़कों पे देख रहे हैं 4 लाख से ऊपर ज्यादा केसेस देख रहे हैं, तो क्या तरीका है कि कंप्लीटली लॉकडाउन लगाएं? वही एक तरीका रह गया। उर्वशी प्रसाद, नीति आयोग। जी, तो देखिए, पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के लिए इसीलिए बहुत लेवल्स पे हेजिटेशन रहा है, क्योंकि वो बहुत लोगों को परेशानी होती है उससे। खास तौर से जो सबसे गरीब हमारे जो वर्ग है, माइग्रेंट वर्कर है, हमने देखा था पिछले साल, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए वो जो एक राष्ट्रीय स्तर पे लगाने से मुझे लगता है उसमें हेजिटेशन रहती है, उसमें जो एक्सपर्ट्स का भी एडवाइस है वो इसीलिए डिफर करता है। लेकिन जिले के लेवल पे जब आपकी टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट 10-15% से भी ऊपर है, और हम जिले के लेवल पे ये डेटा रोज ट्रैक करते हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी जो टेस्टिंग की पॉजिटिविटी है वो 10%, 15% से ऊपर है। तो वहां अभी एक हेल्थ सिस्टम को बस थोड़ा एक ब्रेक देने के लिए, जो हम कहते हैं उस पे प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए, ट्रांसमिशन का चेन थोड़ा रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना शायद एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, और शायद कोई और चॉइस भी ना हो। ऐसे काफी जिले आपने बोला, छोटे शहर हैं, गांव हैं, जहां वहां पे एकदम से अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ना उतना रैंप अप हो पाए। हम सिर्फ महानगरों की बात नहीं कर सकते इसमें। तो वहां पे खास तौर से मुझे बहुत अच्छी लगता बात है कही कि आपने। अगर अभी के लिए लॉकडाउन लगाएं, वो शायद बुरी चीज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही सजेशन है। हमारे साथ बान साहब मौजूद हैं। जी, मैं आनंद साहब, आप इसमें राय रखते हैं या इससे अलग है कि कंप्लीटली लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाए तो बेटर रिजल्ट की तरफ आ सकते हैं? और जहां तक हेल्थ स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा हम दुरुस्त भी कर लेंगे, सो दैट कि अगर वो थर्ड वेव आनी है तो उसको भी हम थोड़ा सा अपने को तैयार कर लेंगे। आनंद भान। यूटिलिटी रहती है। एक यूटिलिटी ये रहती है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं और हेल्थ सिस्टम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसको थोड़ा डी स्ट्रेस करने के लिए केसेस कम करके, ताकि आपको थोड़ा मौका मिले कि आप मैनेज कर पाए जो आपका एग्जिस्टिंग केस लोड है। क्योंकि हम देख चुके हैं अभी देश में कई प्रांतों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हेल्थ सिस्टम कोप नहीं कर पा रहा है और बहुत ही स्ट्रेस आउट है। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनको बर्नआउट के तरफ पुश कर चुका है इतना स्ट्रेस। बट लॉकडाउन इन आइसोलेशन कभी काम नहीं करता है। लॉकडाउन का आपको जो प्रोसेस है और जो टाइम है उसको इफेक्टिवली यूज करना है। ये पिछले साल भी कई बार हमारे डिस्कशंस में उभर के आया था कि अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उसमें आप क्या करने वाले हैं। आप टेस्टिंग का अप्रोच चेंज करने वाले हैं, उसको लिबरलाइज करेंगे। आप अपना हेल्थ सिस्टम का जो प्रिपरेशन है उसको एक्सपैंड करेंगे ताकि ज्यादा फैसिलिटीज हो, ज्यादा स्टाफिंग हो, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो, आपके पास बैकअप्स हो। और तीसरी बात है कि आप वैक्सीनेशन का क्या करने वाले हैं अगर लॉकडाउन होगा, क्योंकि लॉकडाउन में ये भी देखा गया कई प्रांतों में जहां लॉकडाउन लगाया है अभी ऑलरेडी, वहां वैक्सीनेशन रेट गिर चुके हैं। और ये भी हमें चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम ऑलरेडी तीसरे वेव की चिंता करने लगे हैं तो उसका एक जो हमें इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स करना है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। क्योंकि अब एविडेंस भी है कि अगर कोई वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, तो उनको अगर कोविड-19 होता भी है तो लाइवलीहुड ऑफ सीरियस डिजीज और डेथ काफी कम है। और अगर ये सच है तो फिर हमें इसको ऑब्वियसली इस एविडेंस को ध्यान में रखते हुए फोकस करना चाहिए कि हम वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लॉकडाउन कभी भी पैनासिया नहीं होता, एक ओनली सोल्यूशन नहीं होता। लॉकडाउन एक आपको
एक थोड़ा विंडो ऑफ टाइम देता है या विंडो टाइम पीरियड देता है जिसमें आप बाकी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लानिंग अगर है तो लॉकडाउन को इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। अगर लगता है कि सिर्फ लॉकडाउन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो फिर शायद ज्यादा फायदा नहीं। आनंद जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, शायद कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। और मुझे जैसा बताया गया कि उनके फादर की डेथ हो गई है और वो हमारे साथ बहुत देर से फोन लाइन पे। तो पहले मैं माफी रवि जी, मैं पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं भैया जी कहीं के प्रोग्राम की तरह, और फिर अपनी बात कहें आप जी। नमस्कार सर, मेरे फादर को पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में मैं 20 हॉस्पिटलों में घूमा। मैं CMO साहब से कई बार बात हुई। मेरे फादर निम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, मगर वहाँ पर मुझे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ जोड़े, स्टाफ के हाथ जोड़े, डॉक्टरों के हाथ जोड़े, मैं पैरों पर गिर गया उनके, मगर उन्होंने वेंटिलेटर नहीं दिया। और पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में 20 हॉस्पिटल में गए, मगर कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिली हमें। मैं पूरी संवेदना और गहरी संवेदना के साथ मैं जानता हूं कि आपका जो लॉस है वो भरा नहीं जा सकता। आनंद जी, मैं यही जानना चाहता हूं, रोशी में इसको भी मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करें थोड़ा कि जो ये स्थितियां बनी है, जो अभी जो ये स्थितियां, ये थर्ड वेव में जब हम जा रहे हैं और उसके बारे में हम बात करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी तरफ अभी अनंत आप इशारा कर रहे थे, और पैर में गिड़गिड़ा रहा है, जगह नहीं है, अब हॉस्पिटल के अंदर भी जगह नहीं है, तो कैसे इसको गैरअप करें? कहां पे? स्कूल बंद है, लोगों ने कहा कि स्कूल का इस्तेमाल हो सकता है या स्कूल का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इस्तेमाल बेड बना देते तो ऑक्सीजन नहीं है। तो इन तमाम सारी चीजों को कैसे टैकल किया जाए? आनंद जी। मेरी बात बहुत संवेदना हमारी तरफ से भी। जो कॉलर थे उन्होंने अपने पिताजी को खोया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं। अब कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल हो, मैं भी हूँ, तो मुझे भी ऐसी बहुत स्टोरी पता हुई हैं। कुछ तो इनमें से सर्टनली प्रिवेंटेबल थी, और प्रिवेंशन के लिए काफी सीख हम ले सकते हैं पिछले साल के एक्सपीरियंस से भी, इस साल से भी। जो हमें पता है कि हेल्पफुल रहता है वो ये होता है कि हम अर्ली आइडेंटिफाई करें कोई अगर डिटीरियोरेट कर रहा है हेल्थ वाइज, तो उसके लिए जो स्टेप डाउन फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे आप फर्स्ट लेवल ट्रायज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर सभी कोशिश करते हैं टर्शरी केयर सेंटर में जाने की, तो फिर इमरजेंसी में मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अब सिर्फ उन्हीं को अगर भेजना पड़े हमें जिनको एक्चुअली ICU केयर की जरूरत है, वेंटिलेटरी केयर की जरूरत है, क्रिटिकल केयर की जरूरत है, तो शायद थोड़ा टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर कम हो। बट उसके लिए ये चाहिए आपको कि जो स्टेप डाउन फैसिलिटीज होती हैं, जहाँ पे फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट किया जा सकता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है, तो उस पर फिर और एक इफेक्टिव एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो, तो आप जल्दी लोगों को मैनेज करें और जो डिटोरेट कर रहे हैं उनको हम आगे रेफर कर सकते हैं। अगर सब कोशिश करेंगे कि क्योंकि उनको और कहीं केयर नहीं मिल पा रहा है कि वो सीधे जाएं टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो प्राइवेट सेक्टर में, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। साथ साथ में हमें पता है कि कुछ सप्लाईज की शॉर्टेज की इश्यू है, उसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रही है, बट अभी तो उसको इफेक्टिवली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सप्लाईज है उनको मैनेज करने की जरूरत है। वहां भी आई थिंक कुछ रोल है कि हमें सेंट्रलाइज कुछ सिस्टम, अगर क्लैरिटी हो जिसमें हमें पता हो ऑक्सीजन सप्लाईज कहाँ है, कितनी है, उनको हम कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि कॉलर ने कहा, इतना कंफ्यूजन है कि बेड कहाँ पे है। बेड का अगर एक सेंट्रल डेटाबेस ट्रांसपेरेंट हो जो एक्चुअली आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, तो आपको शायद भागना कम पड़ता। बट मेरे ख्याल से अब ये टाइम है जब हमें कोविड केयर सेंटर जो पहले चलाए थे उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि आप फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट करें और फिर जो रेफरल हो वो सिर्फ उनका हो जिनको जरूरत हो, और जो थोड़ा इन्फोडेमिक फिर हो चुका है कि ये दवाई भी लें, वो दवाई भी लें, स्टेरॉइड्स खाने लग जाएं पहले से ही, जो कि यूजुअली मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना। जी उर्वशी जी, एक सवाल जरूर बहुत बनता है कि हमको अगर जब बात करनी है तो इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, नीति आयोग से हैं आप, मैं जानना चाहता हूं जो एक महाराष्ट्र मॉडल है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, और वो चर्चा ये है कि बड़े बड़े सेंटर्स, कोविड सेंटर्स बनाए जाएं, उसमें डॉक्टर्स की कम डॉक्टर से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों जिससे कि मल्टीपल सोर्सेस पे काम हो सके और ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, और मरीजों की तीमारदारी में लगे पैरामेडिकल स्टाफ को भी मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक सामने उदाहरण है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और इस पे काम किया जा सकता है, या फिर
इसमें भी कुछ और चीजों को सोच के या कुछ और चीजों को गैरअप करके काम कर सकते हैं? उर्वशी प्रसाद जी, नहीं, मॉडल ऐसे बहुत और बहुत महाराष्ट्र है, लेकिन और भी ऐसे स्टेट्स हैं और भी ज़िले हैं, ज़िले के लेवल पे हैं जिसपे बहुत अच्छा काम हुआ है। नंदूरबार है जिसका हमने कहानियां भी बहुत सुनी है, वहां भी डीएम ने बहुत अच्छा काम किया। केरल है, तमिलनाडु है, बहुत अच्छा सी काम किया कहानियां हैं जहां बहुत काम हुआ है और सीखने को बहुत कुछ है। तो ये बिल्कुल है कि हमें जो ये सेंटर हैं या डॉक्टर वहां पे डालने हैं, ऑक्सीजन बढ़ा, वो सब है। लेकिन मैं फिर जो बात मैंने कल भी रखी थी, मैं उसको एक बार फिर दोहराऊंगी कि सिर्फ एक मेडिकलाइज्ड अप्रोच से आप पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को नहीं लड़ सकते। जो पब्लिक हेल्थ की चीजें हैं, चाहे वो प्रिवेंशन है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे जो ट्रायजिंग आप लोग बहुत सुनते होंगे, वो आनंद जी ने भी उसकी बात की कि जल्दी से जल्दी हम आकलन लगाएं कि जो पेशेंट है उसको हमें घर पे रखना है, हमें अस्पताल भेजना है, उसको उसके साथ क्या करना है जिससे उसकी कंडीशन और डिटीरियोरेट ना हो। तो जो पब्लिक हेल्थ के अप्रोचेस हैं उनको भी उतनी ही जोरों शोरों से वापस लाना है जो हमने सीखे पिछले साल में। अगर इस तीसरी लहर को हमें रोकना है और इस तरह के जो नंबर बढ़े हैं, अगर हमें वो इंश्योर करना है कि फिर वैसे नंबर ना आए, तो पब्लिक हेल्थ का हमें नहीं छोड़ना है। साथ में मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि जो ये सेंटर की बात कर रहे हैं आप, डॉक्टर कह रहे हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वो सब काम करने हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स और अप्रोचेस जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसे ही ओवरवेल्म होता रहेगा। भैया जी कहेंगे, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से सीधे हम आपसे जोड़ते हैं। डॉक्टर अनिल माथुर हमारे साथ कॉलर्स आएंगे, मैं आपके पास जोड़ देंगे। शायद मुंबई से कोई एक कॉलर है, मैं आपके पास कुछ देर में उनको जोड़ता हूं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अपराजिता सारंगी बीजेपी, साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ डॉक्टर उर्वशी प्रसाद नीति आयोग से जुड़ी हुई हैं। सवाल यह था, अभी कुछ देर पहले एक खबर आई जिसको कि मैंने शेयर भी किया था आप सारे लोगों के साथ, और वो एक खबर ये थी कि जहां तक थर्ड वेव का सवाल है, तीसरी लहर का सवाल है कोरोना वायरस के, हम लोग अगर संयम से और रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहेंगे तो हम उसको पार पा लेंगे। ये वैज्ञानिक सलाहकार का एक बयान सामने दिखाई पड़ रहा था। मैं बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता जी के पास जाना चाहता हूं। ये तो हम कर लेंगे, और ये आप जैसा कहेंगी हम वैसे रह लेंगे, आप जैसा हमें निर्देश देंगी, आदेश देंगी, हम वैसा करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार के लेवल पे क्या तैयारी है, और सरकार इस सेकेंड वेव के पीक को कहां पे देख रही है, और अगर आकलन अभी चल रहा है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो अभी कैसे टैकल, क्योंकि देश भर में तो 4 लाख से ज्यादा केसेस हैं, तो हम कैसे, क्या तैयारी है, इसको जानना चाहते हैं और देश जानना चाहता है। देन आई एम कमिंग टू कांग्रेस। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोरोना के इस युद्ध में जो सकारात्मक पक्ष हैं उसे आपने देशवासियों के सम्मुख रखा। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। जो भी अच्छा काम हो रहा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें सबके सम्मुख रखना चाहिए। उनको प्रोत्साहन की भी ज़रूरत है और हमें इन लोगों की ज़रूरत है। ब्लेम गेम का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। पता है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने हम सबको कहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अभी से सचेत हों, सजग हों, तो हो सकता है तीसरी लहर ना आए। अगर हम दूसरे देशों को देखें तो वहां दूसरी लहर आई है, तीसरी लहर आई है और चौथी लहर भी आई है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में भी तीसरी लहर आए। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम सब के समक्ष 2 तरह के टास्क हैं, 2 तरह के काम हैं। पहला, वर्तमान को संभालना। वी हैव टू हैंडल द प्रेजेंट वेरी एफिशिएंटली। सबको लेकर चलना, सबके साथ चलना, और वर्तमान को हम हैंडल करें योग्यता के साथ। और दूसरा काम है भविष्य के लिए खुद को तैयार करना। मैं आपको बता दूं कि इस दिशा में, इन दोनों दिशाओं में बहुत काम चल रहे हैं। हम स्थिति को निरंतर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। जब 4 लाख से ज़्यादा केस होते हैं और करीबन 3,500-4,000 मृत्यु होती है 24 घंटों में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई भी बैठा नहीं है किसी भी तरह की बका का बचाव पेश करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को मानना पड़ेगा कि अभी अच्छी बात ये हो रही है कि
करीबन 3,31,000 रिकवरी भी हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक पक्ष भी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक कॉलर है एनएन माथुर साहब। जी जी अपराजिता, मैं आपको रोक रहा हूँ। अपराजिता मैं रोक रहा हूँ क्योंकि कॉलर आ गया सामने और मुंबई से है और बहुत देर से स्टैंड बाय पे थी। जी मौमिता चौधरी, मौमिता सवाल अपना रखिए। जी डॉक्टर एनएन माथुर जी बोलिए। मीरा रोड। हेलो प्रतीक जी, मैं मौमिता हूँ, मुंबई से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं मुंबई से हूँ और मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ कोलकाता रहते हैं, हुगली में रहते हैं। मेरे मॉम कैंसर पेशेंट है, वो 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है उनको, और डैड भी उनको भी पेसमेकर इम्प्लांट किया हुआ है। लेकिन अभी ऐसा है कि कल से मेरे मॉम डैड दोनों को ही कोरोना का थोड़ा मतलब ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार है, कोई स्मेल नहीं आ रहा है मतलब, और फिर खाने टेस्ट भी नहीं है। तो डैड अभी पूरा बेड पे ही है, उनको बहुत वीकनेस फील हो रही है और मेरे डैड को मॉम को खिलाना पिलाना भी पड़ता है, अभी कोई नहीं करने के लिए है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे एजेड लोग जैसे वहाँ पे है आउटर साइड में जहाँ भी पे भी है, तो उनके लिए क्या हो सकता है, मतलब उनको कैसा हेल्प मिल सकती है? मैं बहुत सवाल कितना सरल और कितना कठिन। मैं समझ गया आपका कितना कठिन सवाल। मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखता हूँ। आप मुंबई में रहती हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं वो कोलकाता में हैं। जी मैं समझ गया, आप नहीं जा पा रही हैं और फादर को पेस मेकर। जी सुनिए, आप डॉक्टर साहब को सुनते हैं। पेस मेकर लगा है फादर को और मदर 4th स्टेज की कैंसर पेशेंट हैं, सिम्टम्स है कोरोना जैसे। हम क्या करें और कैसे निपटें? डॉक्टर एनएन माथुर जी, इनके पेरेंट जो हैं उनमें दोनों में कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो ये थोड़े हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और इनकी एज भी हाई रिस्क ग्रुप वाले में होगी। तो लेकिन लगता ये है कि अभी सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, लेकिन ज़्यादा विवरण नहीं आया है। एक तो ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये खुद बॉम्बे में रहती हैं और इनके पेरेंट्स कलकत्ता में हैं शायद, तो ये एक टेली कंसल्टेशन करें किसी भी डॉक्टर से जो कि वहाँ पे कहीं पे भी मौजूद हो हिंदुस्तान में या बाहर भी, और टेली कंसल्टेशन करके उससे ओपिनियन पूरा डिटेल्ड उनको पूरा अपना बताएं और वो जो इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे वो इन्वेस्टिगेशंस कराएं और उसकी रिपोर्ट्स भी बताएं उन्हें। टेली कंसल्टेशन ऐसे माहौल में काफ़ी प्रचलित हो रही है और अच्छी भी है, क्योंकि उसमें आपको ये हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएं, आपका इलाज भी थोड़ा बहुत संभव हो जाए, और जब आपको ज़रूरत हो तो वो ये संभव हो कि आपको हॉस्पिटल जाने के लिए वो बता पाएं ठीक तरीके से कि कब आपको हॉस्पिटल जाना है। मेरे हिसाब से इनको टेली कंसल्टेशन का सहारा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, टेली कंसल्टेशन के लिए इनके लिए बेहतर होगा कि कोलकाता के ही किसी डॉक्टर्स के संपर्क में रहना चाहिए आपके हिसाब से? जी वो बेहतर होगा, क्योंकि फिर वो ये भी गाइड कर पाएंगे कि कब हॉस्पिटल जाना है और कौन से हॉस्पिटल जाना है और उसको अरेंजमेंट भी कर पाएंगे। दूसरे वैसे टेली कंसल्टेशन किसी भी जगह से हो सकता है। आजकल टेली कंसल्टेशन हम अमेरिका के डॉक्टर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये सहूलियत नहीं हो पाएगी कि वो लोकल फैक्टर्स नहीं जानते होंगे वो डॉक्टर्स, और वो लोकली उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे कि कहाँ अस्पताल में वो भर्ती करें। तो बेहतर तो ये होगा कि वो कलकत्ता के किसी डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन करें, क्योंकि वो वृद्ध हैं और ये बॉम्बे में है, जो उनको कर सकते तो वो। ममिता, मैं आपको प्रोग्राम के बाद मैं नंबर, क्योंकि आपका मेरे पास है तो आ गया है, तो मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद फोन करूंगा और जानना चाहूंगा कि आपकी हेल्प कैसे और कितनी की जा सकती है। जी मैं साधना भारती की तरफ रुख करता हूं, वो कुछ कहना चाह रही। प्रधानमंत्री वाली बात आप जोड़ना चाह रही थी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास बाद आता हूं, लेकिन जो साधना भारती है वो कुछ कहना चाह रही थी। जी साधना। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रतीक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ,
और साथ ही साथ मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्द ये कोरोना जैसी महामारी यहाँ से जाए, सब लोग स्वस्थ हों, सुखी रहें। क्योंकि देखिए भाजपा की प्रवक्ता ने चलिए देर से ही सही इस बात को मान लिया कि अभी तीसरी लहर आने वाली है, क्योंकि ये कई डिबेट्स में ये कह चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं था कि दूसरी लहर आने वाली है। इन्होंने सीरो सर्वेस को भी नकारा कई बार और इन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था, ये तो अप्रत्याशित था। लेकिन ये अप्रत्याशित नहीं था, ये पहले से जानकारी थी। आपने जिस चुनाव के लिए पूरे देश को दांव पर लगा दिया, उसके बाद हिस्से में क्या आया? हिस्से में आया 4 लाख रोज नए मरीजों वाला भारत, हिस्से में आया हजारों लोगों की मौतों पर रोता बिलखता भारत, हिस्से में आया रोज अस्पताल, बेड, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन के लिए तरसता हुआ तड़पता हुआ भारत। तो ठीक है, हम मान लेते हैं आपसे भूल हुई है, भूल होना प्रकृति है प्रतीक जी, अरे भूल होना प्रकृति है, उसे सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है, अच्छे कर्म का शुभ लाभ लेना सत्यकृति है, बुरे कर्म का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है। लेकिन सत्यकृति, कलंकृति और मैं तो कहती हूँ जो कि संस्कृति को भी लांग जाए, वो भारतीय जनता पार्टी की कलयुगी राजनीति है, जो आज भी देखने को हमें मिल रही है। ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति करने का ही काम करते रहे। अब चलिए चुनाव चालीसा मिल गई इनको पढ़ने के लिए, आप पढ़ना छोड़ दिया हो आपने, तो कोरोना मुक्ति चालीसा मैडम पढ़ लीजिए। रोज हाई कोर्ट, रोज सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाता है, तब तो मुझे लगता है कि सरकार के कान पे जू रहनी चाहिए, क्योंकि आप संवेदन शून्य हो चुके हैं, संवेदनहीन हो चुके हैं। आज हम देख रहे हैं शमशान के बाहर हजारों लाशें वेटिंग में, लेकिन आपकी सरकार क्या करने का काम कर रही है? कुछ नहीं करते, आप लीपापोती करते हैं, आंकड़ों को दबाते हैं। जो ऑक्सीजन की मांग करते हैं उन पर केस किए जाते हैं प्रतीक जी, एफआईआर दर्ज होती है। अमेठी में एक व्यक्ति अपने दोस्त के नाना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा था, तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आंकड़ों को छिपाने का काम किया जा रहा है। आखिर ये कैसी सरकार है? क्या सिर्फ एक सरकार का काम चुनाव लड़ना और सरकार बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना होता है क्या? तो आज सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान दीजिए कि कैसे 18 से लेकर जो आपने आगे तक के लोगों को लगाने की काम किया। और अब तो तीसरी लहर की बात आप कर रहे थे प्रतीक जी, अब तो 18 से नीचे जो बच्चे हैं, जो उनको भी कहीं ना कहीं खतरा है, तो उनके लिए इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि इन्होंने कहा अभी कि हमें मालूम है कि अब तीसरी लहर भी आन रही है, और इन्होंने खुद ही बता दिया विदेशों में चौथी भी आई है, हो सकता है तीसरी भी ना आए, लेकिन हो सकता है चौथी भी आ जाए। तो आपकी क्या तैयारी है, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही सरकार, हम ब्लेम गेम नहीं खेल रहे। अभी तक ये महाराष्ट्र पर ब्लेम करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की तारीफ कर दी, तो अब इनके मुंह बंद हो गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, हम एक राष्ट्र की तरह आपके साथ खड़े हैं। हमारी तो अब मैं आपको अपराजिता कुछ कहना चाहती कांग्रेस, मैं उर्वशी जी आपके पास आना चाहता हूँ। उर्वशी प्रसाद, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, बहुत सीरियस बिजनेस है। आप एडवाइजरी में हैं, आप पॉलिसी मेकिंग में हैं, और मैं आपसे कुछ बहुत सीरियस सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए मैंने आज आपको फिर से इस प्रोग्राम में इसलिए आमंत्रित भी किया क्योंकि मैं कुछ जानना चाहता हूं। अपराजिता सारंगी, आप इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं जाता हूं उर्वशी प्रसाद जी के पास। अपराजिता सारंगी जी, अगर क्या तैयारी है, किस तरह से तैयारी है? शोर बंद हो जाए तो मुझे आप कहने की अनुमति दें। ये सब जगह शोर करते रहते हैं, मैं कुछ बोल दूं। हाँ, देखिए, तो कल प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली और इस युद्ध के सारे आयामों, पहले समझिए इस बात को, की समीक्षा की। हाँ, ऐसे ही शोर नहीं किया। प्रतीक जी, मैं अनुरोध करती हूँ कांग्रेस का शोर बंद कराएं तो मैं कुछ बात कहूँ। हाँ, अरे देश की जनता इन्हें बंद कराएं तो मैं कुछ बात कहूँ। हाँ, आप चैनल ले लीजिए ना, आप ही म्यूट कर दीजिए वहां से। आपने यही तो कर रखा है, आप सबका शोर बंद करना चाहते हैं। कब तक करेंगे? किस किस का शोर बंद करेंगे? मेरे पिताजी आज कोविड के पेशेंट हैं, और आप बताइए कि आज की स्थिति में मैं आज भी चैनल पर इसलिए आकर बैठी हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से भी ये बात पहुंचे कि जनता हाहाकार कर रही है, सिर्फ साधना भारती नहीं चिल्ला रही है। किस किस का मुंह बंद करेंगी मैडम? आप मुंह ही बंद करिए मत। आप प्रतीक जी, ये शोर बंद कराएं तो मैं कुछ कहूँ। कैसे करेंगे उसके ऊपर मैं बिल्कुल। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, सबका शोर बंद करा दीजिए ना, आप सबका करा दीजिए आप बंद। बस मुंह सिलना ये इसका सॉल्यूशन नहीं है मैडम, इन्हें बोलना ही है। मुझे बोलने दें। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, मन की बात तो मोदी जी करते हैं, मैं नहीं करती। जी देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली और सारे आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, निर्देश जारी किया। और मैं आपको बता दूं कि अभी 3 दिशाओं में हमें काम करना है। प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन को बढ़ाना है। आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि हर एक राज्य में यह काम चलता रहे। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में कह दूं कि करीबन 17 करोड़ वैक्सीन स्टेट्स को दिए गए हैं, करीबन 16 करोड़ लोगों को मिल गया है। कल तक 16 करोड़ 25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का डोज मिला था।
45 वर्ष से ऊर्ध्व जितने भी लोग हैं उसके 31% लोगों को एक डोज मिल चुका है। और इस दिशा में कहा गया है कि 5 वैक्सीन्स का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। हम सिर्फ भारत बायोटेक और SII पर निर्भर नहीं करेंगे, अब स्पुतनिक भी आ गया है। तो ये 3 और 5 जो क्लिनिकल ट्रायल में है। और मैं आप सबको विश्वास देना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि सारे कदम उठाए गए हैं कोवैक्सीन का ज़्यादा उत्पादन हो इस दिशा में, और कुछ दिनों में 100 मिलियन डोजेस पर मंथ अब उसका उत्पादन होगा। ये दूसरी बात, ऑक्सीजन प्लांट्स आगामी दिनों में करीबन 713 ऑक्सीजन प्लांट्स हम लगाने जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। NHAI और DRDO की तरफ से ये होगा। अपराजिता जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या करने जा रहे हैं आप? शोर को बंद एक मिनट मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनना चाह रहा हूँ। इस शोर को बिल्कुल चुप रहेंगी। बिल्कुल सुन ले। शोर नहीं है, मैं सुन लूंगा। देखिए मैं कह रही हूँ 713 ऑक्सीजन। एक मिनट में एक कॉलर है अनिल। और देखिए हर एक ऑक्सीजन प्लांट आप एक ऑक्सीजन प्लांट, और इसमें NHAI और DRDO की मदद से हम लगाने जा रहे हैं। और तीसरी बात मैं कह दूं, देखिए सबसे बड़ी बात होती है टेस्टिंग की बात। हमें टेस्टिंग करना है, आगामी दिनों के लिए रेडी रहना है। एक मिनट मैं दोनों को रोक रहा हूँ। दोनों को कॉलर हैं जी अनिल सिंह जी हमारे साथ कॉल पर हैं। मैं सुनना चाहता हूँ। सद्भावना सेवा संस्थान से हैं, चेयरमैन हैं और बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। जब एक खबर ये आई और बड़ी अच्छी खबर ये है कि उसको शेयर करना चाहूंगा। अच्छी ये है, आप ही तय करेंगे कि यहाँ से लुधियाना जाना था 350 किलोमीटर और एम्बुलेंस ने लिए 1.25 लाख रुपए। आप सोचिएगा कि हम सिर्फ नेताओं को ही बोलते हैं, हमारी नैतिकता कहाँ खड़ी है इस वक्त। बार बार हम नेताओं को, सरकारों को कोसते हैं, लेकिन हम कितने कहां पर खड़े हैं इसको सिर्फ सोच सकते हैं। और ऐसे में अनिल सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। अनिल सिंह जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। और जिस तरह से एम्बुलेंस आपने लगाई है और फ्री लगाई है, मैं आपको साधुवाद देता हूं। भैया जी कहीं की तरफ से सैल्यूट करता हूं। अनिल सिंह जी। सर, हम लोगों ने ये 2010 में शुरू की थी सद्भावना सेवा संस्थान से नोएडा में, और हम लोगों ने जो शुरू की थी उस समय ये सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाने के लिए की थी। क्योंकि मेरे एक छोटे भाई की डेथ हुई थी सड़क दुर्घटना में और वो 3-4 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा था। उस दौरान कोई उसको फर्स्ट एड नहीं मिली, कोई उसको नजदीक के अस्पताल में नहीं पहुंचाया। वही दर्द मेरे दिल में था। हमने पिछली बार भी कोविड में काफी लोगों को, सैकड़ों लोगं को अस्पताल पहुंचाया, दवाइयां दी। हमने 7 लाख लोगों को सद्भावना सेवा संस्थान की तरफ से 1-1 हफ्ते का खाना दिया। इस बार भी हम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में मरीजों को अस्पताल में पहुंचाया और दवाइयां मुहैया करा रहे हैं। आज हमारे 22 ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव हैं, 4 ड्राइवरों की डेथ हो चुकी है। उसके बावजूद भी हम लगातार निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं और हमारा प्रयास है कि यह सेवा हमारी आखिरी सांस तक रहेगी। और लेकिन दुख यहां होता है कि हम निःशुल्क सेवा देने के बावजूद भी हम लोग बोलिए अनिल जी, बोलिए, माफी चाहूंगा। हम निःशुल्क सेवा देने के बावजूद भी आज हमारी एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। हम ऑक्सीजन के लिए हमने स्थानीय प्रशासन को लिखा, हमने स्थानीय विधायक को बोला, स्थानीय अपने सांसद जी को बोला और जितने भी हमारे लोग हैं हमने सबको बोला, लेकिन हमें कहीं भी एम्बुलेंस के लिए कहीं से भी ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस कारण हम लोग। आप ऑपरेट कहाँ करते हैं? आप ऑपरेट कहाँ करते हैं साहब? आप ऑपरेट कहाँ करते हैं? नोएडा में ऑपरेट करते हैं? कहाँ ऑपरेट करते हैं? हमारी 29 एम्बुलेंस NCR में चल रही है, 318 एम्बुलेंस टोटल हमारी 11 स्टेटों में चल रही है। मैं आपको अपना कॉल सेंटर का नंबर बता देता हूँ, 95400909। ये नंबर हमारा है। इस नंबर पे जो जैसे भी कॉल आती है, फिर से एक बार बोल दीजिए, एक बार 95 एक बार फिर से बोल दीजिए, 95400909। ये नंबर है। जैसे ये नंबर पे कॉल जाती है, तुरंत ही जो भी नजदीक से कॉल आती है, वहीं पे GPRS हमारी गाड़ियों में लगे हुए हैं। जो भी नजदीक में गाड़ी होती है वो गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है। और हम लोगों का प्रयास यही है। आपने ये बात कही,
11 स्टेट में, आप 11 स्टेट में कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए हमारी गाड़ी छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है, हमारी राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, हमारी अपना क्या कहते हैं आपका उसमें महाराष्ट्र में भी है हमारी गाड़ियां। हेलो जी, हाँ जी। हाँ, जी मैं ये जो आपने स्टेट्स नाम लिया, मैं इन स्टेट्स की जो भी हैं सरकारें हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन ही कर सकता हूं, तो आपकी बातें रख सकता हूं। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र है, आपने नाम लिया, आपने मध्य प्रदेश, दिल्ली में भी नाम लिया, आपने एनसीआर का नाम लिया। मैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 111 करीबन एम्बुलेंस को ऑपरेट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं और ऐसे समय में कर रहे हैं जब इन्होंने अपने ड्राइवर्स को भी खो दिया है और कुछ ड्राइवर्स पॉजिटिव हैं, निश्चित तौर से मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा कि अनिल जी, सेवा सबसे अच्छी तब होती है जब अपने लोगों का भी ख्याल रखा जाता है। तो आप ड्राइवर्स को और अपने लोगों को ख्याल रख रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दिल है आपका जब, तो आप निश्चित तौर से उनकी भी सेवा करेंगे और उनके परिवार को भी देख रहे होंगे। ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तमाम जो सरकारें हैं, इसमें कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी मौजूद है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो काम हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और ऑक्सीजन सिलेंडर की जहां तक इन्होंने कहा और ऑक्सीजन की सुविधा की मांग की है, उसको जो भी स्टेट करे बेहतर होगा, अच्छा होगा। और ऐसे समय में जब हम तीसरी लहर की तरफ बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो स्वयंसेवी संगठन है आगे आ रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके मदद करना चाहिए। मैं ब्रेक के बाद नीति आयोग के उर्वशी प्रसाद जी जो है उनके तरफ जानना चाहूंगा कि आखिर कैसे निपटा जाए और कैसी तैयारियां जरूरी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर स्वागत है। 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज और पिछले जो 24 घंटे का आंकड़ा है उसमें 3,920 मौतें हैं। सवाल यह है कि ऐसे में तैयारी क्या हो, ये जो पीक है आया है या नहीं, कहां पर है पीक, ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि तीसरी लहर को किस तरह का, कौन सा मॉडल कहां पर रखा जाए, किस तरह से प्रस्तुत किया जाए जो आगे की तैयारियां भी हो सके। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कही थी कि मैं डॉक्टर उर्वशी हमारे साथ मौजूद हैं नीति आयोग का, मैं उनके पास रुक करूंगा कि किस तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉकडाउन जिसके बारे में बात कही जा रही है, दवाइयों को लेकर, लॉकडाउन अगर होता है तो मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, उनकी तैयारियां, तमाम सारी चीजों को किस तरह से संयोजित किया जाए, क्योंकि ये वक्त ये भी है कि हम मौजूदा समस्या से निपटें और आगे वाली समस्या के ऊपर ध्यान भी लगाएं। डॉक्टर उर्वशी प्रसाद जी बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता अगर मौजूद हो तो उसको स्क्रीन पे लाएंगे। जी, तो लॉकडाउन जैसे मैं कह रही थी और पहले भी आनंद जी ने भी कहा कि एक पॉज बटन है, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से वायरस नहीं जाता, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी बढ़ाना, जिसके लिए 2 रास्ते बहुत साफ हैं। एक आपका पब्लिक हेल्थ अप्रोच है, जिसकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू में भी कही, टेस्टिंग है, ट्राइजिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, और इसमें जो सिविल सोसाइटी है उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। आपके शो पे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब उदाहरणों को साथ में जोड़ के सरकार के साथ मिला के कुछ पहल नीति आयोग की तरफ से भी हुई है इसमें कि एनजीओ को साथ में लाएं, लेकिन सिर्फ क्राइसिस में नहीं, प्रिवेंशन के लिए लाएं, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक पब्लिक हेल्थ साइड है। दूसरा जो हमारा ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन है, बेड हैं, वो बढ़ाने हैं। आपने कहा अच्छे एग्जांपल्स भी आए हैं इस पे कि कैसे आप स्केल पे ये चीजें कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन सबसे बड़ी चीज है, उस पे काफी बात हुई है, लेकिन मैं 2 बस बातें जल्दी से हाईलाइट कर दूंगी। एक की जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, जो कि वो जरूर ये है कि आगे की वेव्स में हो सकता है कि उन पे भी ज्यादा इम्पैक्ट रहे। और दूसरा कि जो साइंस पार्ट है वैक्सीन का, हम सिर्फ सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग की बात ना करें, साइंस पार्ट पे भी ध्यान रखें। अगर ऐसी वैक्सीन आती है जो सिर्फ 1 डोज है या नेजल स्प्रे आती है, वो हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन का सक्सेस सिर्फ उसकी एफिकेसी में नहीं है कि वो 98% है कि 99% है। वैक्सीन का सक्सेस है कि आप कितने लोगों को कितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो अब स्पुतनिक लाइट आई है, 1 डोज की है, अगर वो आ जाए, अगर और वैसी वैक्सीन आए, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी फिर लोगों तक ये वैक्सीनेशन पहुंचा पाएंगे। डॉक्टर उर्वशी, एक सवाल और है कि कल एक खबर ये भी थी कि ब्रिटेन ने अपने पेटेंट लॉ को इस बारे में थोड़ा सा शिथिल करने का सोचा है।
तो सरकार के लेवल पे, योजना नीति आयोग के लेवल पे या पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन पर कहीं जो तमाम सारी लाइसेंसिंग को लेकर है या पेटेंट को लेकर है, अगर वो शिथिल होते हैं तो यहां पर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे या जैसे आपने कहा कि सिंगल डोज पर भी बात होनी चाहिए, वो गेम चेंजर हो सकता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहां पर हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि ये आबादी वो है जो शायद सबसे ज्यादा टारगेट हो जाए अगली वाले में, जो बार बार कही जा रही है। तो इस पर किस तरह से फोकस किया जाए, ये आपसे भी और डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे हम। उर्वशी प्रसाद, एक बार इसको फिर इलाबोरेट करके जानना चाह रहे हैं। जी, तो ये जैसे अमेरिका की तरफ से हमने देखा कि एक अच्छी इसमें पहल आई कि ये पेटेंट वेवर जो है, क्योंकि इस समय देखिए पेटेंट सबसे जरूरी नहीं है, जाने बचाना सबसे जरूरी है। और इसका प्रिंसिपल यही है कि जब तक ये महामारी दुनिया के हर कोने से खत्म नहीं होती, वो कहीं खत्म नहीं हो पाएगी। तो कोई देश अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता जबकि कि दुनिया के हर कोने से ये महामारी हम ना हटा पाए। तो इसके लिए WTO में ये अभी लंबी बात है, हमें अपना बहुत स्ट्रांगली ये पोजीशन रखना पड़ेगा। हम रख ही रहे हैं, लेकिन और रखना पड़ेगा, और होपफुली और देश भी हमारा इसमें साथ देंगे, क्योंकि ये जो वैक्सीन की इनइक्विटी की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो डेवलप देश हैं वो अभी भी बहुत सारी वैक्सीन डोज लेके बैठे हुए हैं, और जो कम डेवलप देश हैं, कम विकसित देश हैं, उनके पास नहीं पहुंच रही। तो ये ग्लोबल स्तर पे भी जो एफर्ट्स हैं हमें रखने ही हैं साथ में। अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी सप्लाई, अपनी साइंस तो बढ़ानी है, लेकिन इस पे भी एफर्ट्स पूरे हमें रखने हैं, क्योंकि ये वैक्सीन इक्विटी की जो बात है ये बहुत ही जरूरी और बहुत अहम बात है। राइट, डॉक्टर अनंत माथुर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से वैक्सीन ही एकमात्र रास्ता है, हल है, जिससे कि हम आगे फाइट कर सकते हैं, तो ये वितरण को लेकर, एक तो मैनेजमेंट को लेकर बात है, दूसरी ये बात है कि अगर अवेलेबिलिटी है और उसको सेंटर्स अगर डेजिग्नेट करें। दूसरे लोगों ने कहा कि डोर टू डोर जाकर भी जिस तरह से हमने पोलियो की वैक्सीन करी, हालांकि इसमें यह है कि हाफ एन आवर यू हैव टू वेट, उसका एक करिकुलम है, लेकिन अगर इसका देखा जाए, रिजल्ट देखे जाए, तो इतना रिएक्शन नहीं है, सो दैट कि वी कैन टेक लीवरेज यहां पर ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है या किया जा सकता है या सोचा जा सकता है, तो शायद हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कर सकें। डॉक्टर अनंत माथुर। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और ये बहुत अहम बात है कि शुरू में हमने वैक्सीनेशन जब शुरू किया है, तब आधे घंटे का उसके अंदर प्रोविजन रखा है कि उसको देखा जाएगा, और इस आधे घंटे में ज़्यादा केसेस नहीं मिले। बहुत ही एक दुक्का कोई केस कहीं कहीं हुआ जिसके अंदर कुछ रिएक्शन हुए, और वो भी बहुत माइल्ड थे। तो इस बात पे विचार हो रहा है, और देशों में भी जो वैक्सीन आई हैं, वो वैक्सीन खैर डिफरेंट है हमारे देश की से। हमारे वैक्सीन जो है, जैसे USA में लगती है, उसमें ड्राइव इन भी वैक्सीन का प्रोग्राम है कि आप एक कोई मॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक पार्किंग लॉट है, और वहाँ पे आप ड्राइव इन करके जाते हैं, आपको वैक्सीन लग जाती है, ड्राइव आउट कर जाते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये है कि बहुत जल्दी आप कई लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, या फिर आप डोर टू डोर जाके वैक्सीनेट करें। तो उस पर ज़रूर विचार होगा, लेकिन अभी क्योंकि इनिशियल फेजेस के अंदर और हमारी वैक्सीन को पहले देखना था, परखना था, तो उसको ये सारा मद्देनजर देख करके इसके ऊपर डिसीजन दिया जाएगा। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं सादा माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि वक्त आज नहीं है, लेकिन मैं कल फिर एक बार जब जुड़ेंगे तो निश्चित तौर से आपसे बातचीत के सिलसिला को जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ आर पार का हुआ।